हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी सुपर फास्ट स्पेशल रिवीजन सीरीज है जो कि राजस्थान पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे ये। तो इससे पहले हम कला एवं संस्कृति का भी एक वीडियो जो बना चुके हैं, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज कि रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक सीमा, रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? तो रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की जैसलमेर जिले की लगती है, और जैसलमेर जिले की लगती है अपनी 464 किलोमीटर की। जबकि गंगानगर की जो सीमा है यह 210 किलोमीटर की लगती है, और जो बीकानेर की जो सीमा है ये 168 किलोमीटर की लगती है। बाड़मेर की जो सीमा है 228 किलोमीटर की लगती है। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत व पाकिस्तान के बीच में, भारत की जो रेड क्लिफ रेखा मतलब पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वह लगती है 3310 किलोमीटर की। 3310 किलोमीटर की जो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा जो लगती है वह टोटल 1070 किलोमीटर की। और पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। जो 3 राज्य हैं वह है पंजाब, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है अपना राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश में आता है एक तो जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आता है लद्दाख, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? श्री जैसलमेर की। श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर की लगती है, और बीकानेर की जो कि 168 किलोमीटर की लगती है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर की लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है अपनी मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, 10 जिले सीमा बनाते हैं। उसमें आता है अपना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद आता है भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, करौली, धौलपुर, और सवाई माधोपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की राजस्थान के साथ सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वह झालावाड़ जिला है, जो कि एमपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस जिले का शुभंकर मोर है? तो राजस्थान के किस जिले का शुभंकर मोर है? तो मोर जो है वह भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। झुंझुनू का जो शुभंकर है वह है काला तीतर, जबकि कोटा का जो शुभंकर है वह है उदबिलाव। सिरोही का जो शुभंकर है वह है जंगली मुर्गा। ठीक है, तो मोर किस जिले का शुभंकर हो गया? अपने भीलवाड़ा जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो यह है सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? अपना गंगानगर के अंदर। गंगानगर सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। इसको 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़, जो कि 1956 में रूस की सहायता से सूरतगढ़ के अंदर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का धौलपुर जिला कब बना था? तो राजस्थान का जो धौलपुर जिला था यह 1982 के अंदर बना था, और यह राजस्थान का 27वां जिला था, 27वां जिला था धौलपुर। और यह जो कि भरतपुर से अलग होकर 1982 के अंदर बनाया गया था, भरतपुर से अलग होकर। जबकि 1991 में राजस्थान में 3 जिले बनाए गए। तो 28वां जिला बारह को बनाया गया, यह कोटा से अलग हुआ था। 29वां जो जिला बनाया गया था यह बनाया गया था दौसा को, और यह जयपुर से अलग हुआ था। और 30वां जो जिला बनाया गया था वह राजसमंद को बनाया गया था, यह उदयपुर से अलग होकर बनाया। 31वां जिला जो कि 1994 में बनाया गया, और वो बनाया गया था हनुमानगढ़, जो कि
श्रीगंगानगर से अलग हुआ था। और 32वां जिला जो कि 1997 के अंदर बनाया गया था, उसको करौली को बनाया गया था, और ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। और जो 33वां जिला है वह सन 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया, और यह 3 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ था। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, तो धौलपुर को जिला कब बनाया गया था? 1982 को। यह 27वां जिला था और यह भरतपुर से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे जो छोटा जिला है वह है दौसा, जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह है धौलपुर, और इसका क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि दौसा का जो क्षेत्रफल है यह है 3432 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वह जैसलमेर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 14,826 किलोमीटर स्क्वायर का, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है जैसलमेर जिला। धौलपुर जो जिला है वह राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 0.8% है। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? दौसा, जबकि सबसे छोटा जो जिला है वह धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वृक्ष मेला, जो हरियाली अमावस्या को मांगलेवास गांव में लगता है, और ये मांगलेवास गांव जो है ये किस जिले के अंदर स्थित है? किस जिले में है? मांगलेवास जो गांव है यह अजमेर जिले के अंदर स्थित है, और यहाँ मांगलेवास गांव में 1000 वर्ष पुराने खेजड़ी के पेड़ मिल जाएंगे आपको। 1000 वर्ष पुराने खेजड़ी के पेड़ हैं, और यहाँ पे मांगलेवास में हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष मेला बढ़ता है। और खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा जो कि 1983 को दिया गया था, और अमृता देवी का संबंध भी खेजड़ी से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसकी सरकार के समय समाप्त कर दिया गया था? तो राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था थी उसको मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में समाप्त कर दिया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जबकि हरदेव जोशी की सरकार जो कि 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया। और जो अपना छठा जो संभाग था, संभाग 1987 में ही अजमेर को बनाया गया था। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। 7 संभाग कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर। राजस्थान में वर्तमान में ये 7 संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की जो कुल लंबाई है वह 826 किलोमीटर की। तो हम राजस्थान के मैप में एक बार कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये जो अपना राजस्थान का मैप है, इसमें जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर की है, जबकि पूर्व से जो पश्चिम तक की जो लंबाई है यह 869 किलोमीटर की है। और जो सबसे पूर्व में जो गांव जो जिला पड़ता है वह अपना पूर्व में जो जिला पड़ता है वह धौलपुर है, जबकि सबसे पश्चिम में जो जिला पड़ता है अपना वह जैसलमेर है। सबसे दक्षिण में जो जिला पड़ता है वह अपना बांसवाड़ा है, और जो सबसे उत्तर में जो जिला पड़ता है अपना वह श्री गंगानगर। ठीक है, और धौलपुर में भी यहाँ पे सिलान गांव है, गंगानगर में कोणा गांव, और जैसलमेर में कटरा गांव, जबकि बांसवाड़ा में बोरकुंड है। ठीक है, और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है जो कि 23 डिग्री 3 मिनट से, और यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और जो देशांतरी
जो देशांतरी विस्तार है ये 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में ऊन के घर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। राजस्थान में ऊन के घर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर जो कि ऊन के घर के नाम से जाना जाता है, और ऊन नगर जो कि लूणकरणसर बीकानेर में है। ऊन ऊन का जो सबसे ज़्यादा ऊन की जो मंडी है ये बीकानेर के अंदर है, और जो बीकानेर में लूणकरणसर जो जगह है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार या फिर अन्न का कटोरा, फलों की नगरी, बागानों की भूमि भी कहा जाता है। जबकि जालोर जो है इसको ग्रेनाइट सिटी, और जालोर में एक जगह है सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। भीलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। उसके अलावा राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, और उदयपुर को माउंटेन एंड फाउंटेन की सिटी भी कहा जाता है। तो ये सब इनके उपनाम हैं जिलों के। बीकानेर को उनका घर भी कहा जाता है, कि बीकानेर में एक जगह है लूणकरणसर, उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि प्राचीन समय में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और जांगल जो प्रदेश था, इसमें बीकानेर के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। बीकानेर के आस गोडवाड़ प्रदेश, इसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली का जो क्षेत्र था उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता था। अहिसूत्रपुर जो कि गोडवाड़ प्रदेश की जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, और यह नागौर के आसपास के क्षेत्र को अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को उस टाइम मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। जबकि सीतापुरा के अंदर राजस्थान का प्रथम निर्यात एवं संवर्धन जो पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। निर्यात एवं संवर्धन पार्क की स्थापना की गई थी कोटा में, जो कि प्रथम एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई थी। प्रथम एग्रो फूड पार्क। जबकि सांचौर जो जगह है यहाँ पे राजस्थान के प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई। गौमूत्र बैंक की स्थापना सांचौर के अंदर की गई। तो राजस्थान का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो यह खोला गया था भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संपूर्ण पथरीला क्षेत्र जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का हिस्सा हो क्या कहलाता है। तो संपूर्ण जो पथरीला क्षेत्र जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का हिस्सा हो वह कहलाता है अपना हमदा, जो कि एक पथरीला क्षेत्र होता है। इर्ग जो होता है वह संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है। बरखान जो होते हैं ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, जबकि दोरे जो होते हैं रेत के बड़े बड़े बालू का स्तूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छोटी छोटी झाड़ियाँ व घास के आसपास पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। तो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है और घास जो होती है उसके आसपास पश्चिमी क्षेत्र में बालू का स्तूप जो होते हैं वह कहलाते हैं अपने शब्र काफिज जो होते हैं ये छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास फूस जो होती है वहाँ पे उसके आसपास जो बनने वाले जो बालू का स्तूप है उनको शब्र काफिज कहा जाता है। और जो बजादा जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ होता है जहाँ पे जल समाप्त हो जाता है उसको बजादा कहा जाता है। यहाँ पे जल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पर्वतीय जो क्षेत्र होता है मरुस्थल में वहाँ पे जल बिल्कुल नहीं रहता। जबकि इंसलबर्ग जो होता है वह रेगिस्तान में पाई जाने वाली ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती है, और इन खड़ी चट्टानों के आसपास पानी और चारा हो जाता है। जबकि जो सीप जो होता है यह जीव की आकृति का बालू का स्तूप होता है, और ये पवनों के साथ गति करता है। तो जो झाड़ियों के आसपास जो मिलने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनको शब्र काफिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों चट्टानों से घिरा रहता है और उसके मध्य जल इकट्ठा होने पर बनी झील या बेसिन क्या कहलाता है। तो पर्वतों में चट्टानों से घिरा हुआ रहता है
मरुस्थल का वो भाग वह कहलाता है अपना बालसन। जबकि रन जो होता है वह बालू का स्तूप के बीच में बनी हुई अस्थायी झीलों को रन कहा जाता है। और जो खड़ी ने जो कि जल संरक्षण की परंपरागत विधि है उसको खड़ीन कहा जाता है। और पेडिमेंट जो होते हैं ये पर्वतों के नीचे वह स्थान होता है जहाँ पर मरुस्थल की रेत इकट्ठी हो जाती है। तो पर्वतों और चट्टानों के बीच में गिरा हुआ भाग जहाँ पर जल इकट्ठा होता है और उससे एक झील या फिर बेसिन बन जाता है, उसको बालसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि लाठी सीरीज को किस काल का बताया गया है। तो लाठी सीरीज है उसको किस काल का बताया गया है, तो उसको जुरासिक काल का बताया गया है। लाठी सीरीज जो कि पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक का जो क्षेत्र होता है वह औसती चट्टानों से निर्मित जो औसती चट्टानों के वहाँ पे समूह है। और लाठी सीरीज के अंदर जो कि बहुत सारी घासें पाई जाती है जिसमें धामड़, करड़, सेवण आदि घासें हैं। और सेवण जो घास है उसको लिलोण कहा जाता है। और सेवण घास जो कि गुड़ावन पक्षी होते हैं उनकी प्रजनन स्थली होती है। तो ये सब लाठी सीरीज के बारे में कुछ जानकारी दी कि लाठी सीरीज जो कि जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान की सीमा जो है वह मोहनगढ़ से पोखरण तक उसके बीच में पाई जाती है। यह औसती चट्टानों का समूह है। और यहाँ पे बहुत सारी घास पाई जाती है जिसमें दामड़, करड़ और सेवड़ जो प्रमुख है। और जो सेवण घास है उसको लिलोण के नाम से जाना जाता है। और सेवण घास में ही गोडावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है सेवण घास पे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शेखावटी क्षेत्र में बने कच्चे कुओं क्या कहते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में बने कच्चे कुओं को कहा जाता है अपना जोहड़। जोहड़ जो होते हैं ये कच्चे कुएं होते हैं। जबकि बीड़ जो होता है यह घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। और जो नाड़ी जो होता है ये पश्चिमी राजस्थान में जल संचय के लिए बनाए गए पोखर जो होते हैं उसको नाड़ी कहा जाता है। बीहड़ जो कि अवनालिका अपरदन की वजह से जो मिट्टी के गड्ढे बन जाते हैं उनको बीहड़ कहा जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र में बने हुए कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रेगिस्तान का माउंट आबू, रेगिस्तान का माउंट आबू या फिर राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहा जाता है, ये पीपलुत को कहा जाता है। पीपलुत जो कि बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं जिसमें हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ है। वहाँ पे पीपलुत एक स्थान है 56 की पहाड़ियों में, उसको राजस्थान का लघु माउंट आबू या फिर रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश यहीं पे होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश। और 56 की पहाड़ियों में जो मंदिर है वह हल्देश्वर महादेव। ठीक है, तो रेगिस्तान का माउंट आबू या फिर राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, पीपलुत को, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो राजस्थान में जो मरु विकास कार्यक्रम था यह 1977-78 के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करना। और इसमें केंद्र व राज्य सरकार की जो अनुपात था, राज्य सरकार का इसमें केंद्र 75% और राज्य सरकार 25% का योगदान था। ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह 550 किलोमीटर की है। जबकि अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है ये 692 किलोमीटर की है। अरावली पर्वतमाला जो कि पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली तक जो फैली हुई है। तो पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक, और इसकी कुल जो लंबाई है ये 692 किलोमीटर की। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है इसका 550 किलोमीटर का। और अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। ठीक है, और राजस्थान में इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो सिरोही जिले के अंदर है, जबकि अंतिम बिंदु है जो कि खेतड़ी के अंदर है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि गुरु शिखर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है यह 1722 मीटर ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उदयपुर में स्थित किस नाल से सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। तो उदयपुर में स्थित किस नाल से सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। तो यह होता है फुलवारी की जो नाल है उदयपुर में, वहाँ से सोम, मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है। जबकि झीलवा की जो नाल है जो कि राजसमंद में है यह मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है।
और देसुरु की जो नाल है ये पाली के अंदर है। यह भी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती। जबकि हाथीगुड़ा की जो नाल है यह पाली जिले में है और पाली और राजसमंद को जोड़ती है। तो सोम, मानसी और बाकल नदियों का उद्गम जो कि फुलवारी की नाल उदयपुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है यह त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और जैसलमेर दुर्ग को जैसाणगढ़ या फिर सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसाणगढ़ या फिर सोनारगढ़ भी कहा जाता है। हल्देश्वर की पहाड़ी पे जो कि सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बना हुआ है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना है। चिड़ियाटूप की पहाड़ी पे जो कि जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और कनकान कनकांचल की पहाड़ी पर जो कि जालोर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। तो जैसलमेर जो दुर्ग है यह त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आड़ा वाला जो पर्वत है ये किस जिले के अंदर स्थित है। तो आड़ा वाला जो पर्वत है यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। सिरोही के अंदर कौन कौन से जो वो है, एक तो है उड़िया का पठार और एक है आबू का जो पठार है, ये सिरोही के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर देशहरों की पहाड़ी और गिरवा की जो पहाड़ी है ये उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर में देशहरों और गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है। जबकि दौसा में देवगिरी या फिर देवसा पहाड़ियाँ दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है। तो आड़ा वाला जो पर्वत है यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अयोध्या क्षेत्र में बहने वाली घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अयोध्या क्षेत्र जो कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता है, और इसमें बहने वाली जो नदी है घग्गर नदी, इसका जो उद्गम होता है यह कालका की पहाड़ी से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नाग पहाड़ी जो कि अजमेर के अंदर स्थित है और यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। जाना पाओ की पहाड़ी जो कि एमपी के अंदर स्थित है और यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ी जो कि उदयपुर में है और यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि राजस्थान में काक गणेश मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में काक गणेश मंदिर जो कि जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है और यह कांकनी नदी के किनारे स्थित है। काक गणेश मंदिर जो कि कांकनी नदी के किनारे है। कांकनी नदी जो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। और कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी भुज झील जो कि जैसलमेर में है उसको जल व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। ठीक है। तो काक गणेश मंदिर जो कि जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो राजस्थान में गणेश्वर जो सभ्यता है इसका जो विकास है यह कांतली नदी के किनारे हुआ था। कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उद्गम जो कि खंडेला की पहाड़ी से होता है, सीकर से होता है। ठीक है। और ये नीम का थाना क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता का विकास जो कि कांतली नदी के किनारे हुआ था। और झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता का विकास भी हुआ था। और गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और जो कांतली नदी है इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ था। कांतली नदी के किनारे ही झुंझुनू में सुनारी सभ्यता का विकास भी हुआ था। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो रूपनगढ़ जो नदी है इसका उद्गम अजमेर से होता है। अजमेर में भी जो कुचिल झील जो कि नागपहाड़ी कुचिल झील नागपहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कुचिल झील नागपहाड़ी से उसका उद्गम होता है। और जो रूपनगढ़ नदी है इसमें निम्बार इसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, वह इसी के नदी के किनारे है। तो जो सलेमाबाद जो कि किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है ये भी रूपनगढ़ नदी के किनारे ही स्थित है। और ये नदी अजमेर में बहने के बाद अपना जल सांबर झील के अंदर गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस सभ्यता का विकास बेड़ज नदी के किनारे हुआ था। तो बेड़ज नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो बालाथल सभ्यता जो थी उसका विकास बेड़ज नदी के किनारे हुआ था। बालाथल और जो आयर सभ्यता थी इन दोनों का विकास जो कि बेड़ज नदी के किनारे हुआ था। जोधपुरा सभ्यता जिसका विकास ताबी नदी के किनारे
सावी नदी के किनारे हुआ था। जबकि कालीबंगा सभ्यता का जो विकास है यह घग्गर नदी के किनारे हुआ। सोनारी सभ्यता का विकास जो कि कांतली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, तो बेडस नदी के किनारे बालातल सभ्यता और आयड़ जो सभ्यता थी इनका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी छोटी जो सादड़ी तहसील है इसमें स्थित भौर माता की पहाड़ी से होता है। तो भौर माता की जो पहाड़ी है इससे किस नदी का उद्गम होता है? इससे होता है अपना जाखम नदी का उद्गम। भौर माता की पहाड़ी जो कि छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और ये जाखम नदी जो है ये सोम नदी की सहायक नदी है। सोम नदी की सहायक नदी है। और इस पे जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। और यह जाखम नदी जो कि प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस नदी को रुंडित या फिर अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? रुंडित नदी या फिर अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी इसका जो उद्गम है वह बेराट की पहाड़ी से होता है जो कि जयपुर में है। और ये यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। और बेराट सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के किनारे हुआ है। बेराट सभ्यता। और बाणगंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अपना जल सीधा यमुना में गिराती है। तो बाणगंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अपना जल सीधा यमुना के अंदर गिराती है। और बाणगंगा नदी के ऊपर ही भरतपुर में आजान बांध बना हुआ है। तो बाणगंगा नदी पर ही भरतपुर में आजान बांध बना हुआ है। और जमुआ रामगढ़ जो बांध है जयपुर में वो भी बाणगंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि सिद्धमुख नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? सिद्धमुख जो नहर है इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वह हनुमानगढ़ और चूरू है। सिद्धमुख नहर जो कि रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल होता है वह सिद्धमुख नहर में आता है। और इस परियोजना का जो नया नाम है वह है राजीव गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो सिद्धमुख नहर से लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वह हनुमानगढ़ और चूरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पिचियाग बांध राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो जो पिचियाग बांध है यह जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। पिचियाग बांध जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत और कालिदास ने अभियान शकुंतलम की रचना की थी? तो किस झील के किनारे की थी? पुष्कर झील के किनारे जो कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना व कालिदास ने अभियान शकुंतलम की रचना की थी। और जो पुष्कर झील है यह अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है और यह राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में बागोर की हवेली किस झील के किनारे स्थित है? राजस्थान में बागोर की जो हवेली ये किस झील के किनारे स्थित है? तो यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। और पिछोला झील जो इसका निर्माण राणा लखा के समय जो चित्रमल बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। बैल की स्मृति में करवाया था। ठीक है, चित्रमल बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया था। और इसके किनारे ही जो पिछोला झील है इसके किनारे ही जगमंदिर व जगनिवास होटल स्थित है। तो जगमंदिर व जगनिवास होटल इसके अंदर ही है। और पिछोला झील उदयपुर में है। बागोर की हवेलियाँ इस झील के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि निम्न में से किस झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो भरतपुर की जो जीवन रेखा है मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और मोती झील इसका निर्माण भरतपुर में सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो मोती झील है इसमें नीलहरित शैवाल खूब पाए जाते हैं और ये एंटोयुक्त खाद्य बनाने के काम आते हैं। तो नीलहरित शैवाल जो कि नाइट्रोजन युक्त
खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है इनका। तो मोती झील जो कि भरतपुर की जीवन रेखा कहलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में जो दक्षिण से जो हवाएं प्रवेश करती है उनको लंकाऊ हवाएं कहा जाता है, जबकि जो पूर्व से प्रवेश करने वाली होती है उसको पूर्वइयां कहा जाता है। और जो धरोड़ जो होता है, धरोड़ उत्तर से जो आने वाली हवाएं होती है उनको धरोड़ कहा जाता है। पिछवइयाँ पिछवइयाँ जो कि पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है राजस्थान में उनको पिछवइयाँ कहा जाता है। तो दक्षिण से प्रवेश करने वाली जो हवाएं होती है उनको लंकाऊ हवाएं कहा जाता है। पूर्व से प्रवेश करने वाली को पूर्वइया, उत्तर से प्रवेश करने वाली को धरोड़ और पश्चिम से प्रवेश करने वाली को पिछवइयां कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंकाऊ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिले AW जलवायु प्रदेशों के अंदर आते हैं। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है और AW के अंदर जो आते हैं वो आता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो आर्द्र जो जलवायु होगी वहाँ पे वो उसको AW क्षेत्र जलवायु प्रदेश में रखा गया है। जबकि नागौर, चूरू और जो सीकर हैं ये BSHW के अंदर रखा गया है और यहाँ पे स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नागौर, चूरू और सीकर BSHW, जबकि भरतपुर, करौली और जो धौलपुर है इनको CWG के अंदर रखा गया है। CWG में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। जबकि गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इनको BWHW के अंदर रखा गया है। BWHW के अंदर रखा गया है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय, ठीक है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेशों में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जो कि आर्द्र जलवायु क्षेत्र हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में गोगेलाव जो कि संरक्षित क्षेत्र है यह किस जिले के अंदर पड़ता है। तो जो गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है यह नागौर जिले के अंदर पड़ता है। नागौर जिले में एक और संरक्षित क्षेत्र है रोटू नाम का संरक्षित क्षेत्र भी नागौर जिले के अंदर ही पड़ता है। बीकानेर में जो संरक्षित क्षेत्र है वह है जोहड़बीड़, ठीक है। और टोंक में रानीपुरा हो गया। पाली में पाली लेपर्ड जो सुरक्षित क्षेत्र है वो भी जमुई लेपर्ड सुरक्षित क्षेत्र, ये सब पाली जिले के अंदर आएगा। तो गोगेलाव जो सुरक्षित क्षेत्र है वह नागौर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली, एशिया की जो सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है उसके उपनाम से जाना जाने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल व्यवस्था किस बांध से होती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, इसको जल व्यवस्था किस बांध के द्वारा होती है। तो इसको होती है अजान बांध के द्वारा। अजान बांध जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो केवलादेव इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व धरोहर सूची में 1985 को शामिल किया गया था और यह राजस्थान की रामसर स्थल है जो इसको रामसर स्थल बनाया गया था 1981 में। राजस्थान की दूसरी रामसर स्थल है, पहली रामसर स्थल जो है वह सांबर जिले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन कि राजस्थान में बीजीय मसाला केंद्र कहाँ किस जिले के अंदर स्थित है। तो राजस्थान में बीजीय मसाला केंद्र जो कि अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अजमेर जिले में भी तबीजी के अंदर स्थित है। अजमेर जिले में तबीजी के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2000 में की गई थी। तो बीजीय मसाला केंद्र राजस्थान में अजमेर तबीजी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में उगने वाले औषधीय पौधों, राजस्थान के रेगिस्तान में उगने वाले औषधीय पौधों होबो और जोजोबो का मुख्यतः किस देश की किस्म है। होबो और जोजोबो जो है जो कि बायोडीजल बनाने के काम आते हैं और यह एक मैक्सिको की किस्म है और भारत में इसको काजरी के द्वारा राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लगाया गया और जो जोजोबो या फिर जोजोबा या फिर होबा को पीला सोना भी कहा जाता है और इसका यूज आता है अपना बायोडीजल बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जूमिंग कृषि पद्धति में पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो जो पहाड़ी भाग होते हैं उसमें जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। चिमाता जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और जो दजिया जो होती है, दजिया जो कि मैदानी भागों में जंगलों को काटकर की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। जंगलों
को काट कर की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। रिले क्रॉपिंग, इस रिले क्रॉपिंग का अर्थ होता है एक साल में 4 फसलें उत्पादित करने की प्रक्रिया रिले क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आरसीबी 1911 संकर किस फसल की किस्म है? तो आरसीबी 1911 जो संकर है यह बाजरा की किस्म है, जबकि मक्का की जो किस्म है यह है माही कंचन, माही धवल, ये सब मक्का की जो किस्म है। जो सरसों की जो किस्म है यह है पूसा कल्याणी, उसके अलावा वरुणा, दुर्गामणि, ये सब सरसों की जो किस्म है। जबकि ग्वार की जो किस्म है यह है दुर्गा बिहार, उसके अलावा दुर्गापुरा सफ़ेद और दुर्गा जय, ये भी ग्वार की किस्म है। तो आरसीबी 911 संकर यह बाजरा की किस्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में कहाँ की गई थी? तो 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना, जो कि राजस्थान की पहली वस्त्र मिल थी, उसकी स्थापना की गई थी अपनी अजमेर के अंदर। अजमेर में जो ब्यावर है, ब्यावर में सेठ दामोदर दास और सेठ दामोदर दास राठी, अजमेर में ब्यावर में दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थापित की गई थी? ब्यावर में, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि खारिया खंगार जो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है, ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो खारिया जो खंगार है यह जोधपुर जिले के अंदर स्थित है और यह राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, तो खारिया खंगार का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड जो कि डीडवाना नागौर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना जो कि 1960 के अंदर की गई थी और जो ये है ये राज्य सरकार का उपक्रम है। तो ये राज्य सरकार का उपक्रम है। ठीक है, और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान में 100% मिलने वाला खनिज नहीं है? तो 100% जास्पर भी 100% मिलता है, कोलेस्टोनाइड भी 100% मिलता है राजस्थान में, गार्नेट भी 100% मिलता है। तो ये तीनों अपने राजस्थान में 100% मिलते हैं, जबकि नहीं है तो मैग्नीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में जास्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट ये राजस्थान में पूर्णतः मिलने वाले खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में जो गुलाबी ग्रेनाइट है ये जालौर जिले के अंदर मिलता है। जालौर को ही ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर जिले के अंदर जो मिलता है वह काला ग्रेनाइट मिलता है और जैसलमेर में पीला ग्रेनाइट मिलता है, जबकि बाड़मेर में जो मरकरी लाल ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, तो गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? जालौर में। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति जो कि 2012 के अंदर घोषित की गई थी। और जो राजस्थान में जो अभी लेटेस्ट में जो पवन ऊर्जा नीति है यह सन 2019 के अंदर घोषित की गई थी। और राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जो है यह जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। जैसलमेर जिले को पंखों की नगरी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने वाली जो कंपनी है वह सुजलोन एनर्जी के नाम से है। सर्वाधिक जो कि पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने वाली कंपनी है सुजलोन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। राजस्थान में प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी है जो कि बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। तो बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। और बायोडीजल पर शोध, प्रशिक्षण और जांच इत्यादि के लिए उदयपुर गोगुंदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो गोगुंदा उदयपुर में
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? ये बीकानेर के अंदर स्थापित की गई। थैंक यू। तो ये आज के अपने जो क्वेश्चंस थे ये सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड थे और सारे लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम में या फिर कहीं ना कहीं राजस्थान के एग्जाम में आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी रिपीटेड होते हैं। और ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? इसको हमारे चैनल को लाइक भी कर देना और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करके जाना। और आगे भी इस मतलब हमारे आने वाले वीडियो या फिर हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है, वही क्वेश्चनों को लाया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना हमारे चैनल को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।